So hey guys, welcome back to my channel. Today I'll be telling you the chapter The Living World in detail and make sure कि आप मेरे साथ बायोलॉजी की बुक ओपन करके मेरे साथ रीडिंग लेते रहें. क्लियर? एंड आई गारंटी यू 100% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू. सो व्हाट इज़ लिविंग? सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग तो हमारे दिमाग में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, ये कुछ चीज़ें यूनिक फीचर्स के फॉर्म में हमारे पास आते हैं. राइट? एंड फर्दर फीचर्स की बात करें तो मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमर्ज. These are few properties of the living organism or a living system. Right? So all living organisms grow. The important point comes here कि सारे living organisms grow करते हैं. Increase in mass और increase in the number are the twin characteristics of growth. This is important. हर एक multicellular organism जो होता है वो ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से ही तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे एंड देयरफॉर द साइज विल इंक्रीज. राइट? इन प्लांट्स जो ग्रोथ होती है बाई सेल डिवीजन वो लाइफ लॉन्ग होती है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती रहती है उनके. बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लांट्स की हाइट हम देखते तो इंक्रीज़ करती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट एनिमल्स के केस में लिमिटेड होती है. सबकी हाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ग्रो करती है. राइट? पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करती है. सो एनिमल्स में ये ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड सर्टन एज तक ही होती है. हाउएवर सेल डिविजन्स तो ऑल्दो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में इन ऑर्डर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स, या कह सकते हो कि डेड टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता रहता है. ये नहीं कि ग्रोथ रुक गई हमारी तो सेल डिवीजन भी रुक गया. क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. मल्टीसेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करते हैं. जैसे कि अगर आप इन विट्रो कल्चर्स लो, मतलब बाहर अगर बैक्टीरिया कल्चर ग्रो करो इन द लेबोरेटरी कंडीशंस, तो वहाँ पर भी आपको ये नोटिस होगा कि वो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो. इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग फिनोमेना होते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल इंक्लूसिव नहीं होते. मतलब ये बिल्कुल इररिलेटेड से टॉपिक्स होते हैं. अगर ग्रोथ आपकी हो गई देन उसके बाद स्लोली आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स शुरू होते हैं. क्लियर? अगर इंक्रीज़ इन बॉडी मास को हम एज अ फैक्टर ऑफ ग्रोथ कंसीडर कर रहे हैं तो ये ग्रोथ जो ये बॉडी मास जो इंक्रीज़ होना चाहिए ना, ये हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए. दैट इज़ इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड. इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए. क्लियर? क्योंकि अगर मास का एक्यूमुलेशन अगर आप देखो कि बॉडी मास इंक्रीज़ हो रहा है बट वो अगर बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर एक्यूमुलेट होती जा रही है तभी वो तो मास इंक्रीज़ होता है, बट उसको हम ग्रोथ तो कंसीडर नहीं कर सकते. क्लियर? जैसे कि बहुत सारे बोल्डर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, सैंड मून्स होते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं. राइट? इनका मास बढ़ता जाता है अगर आप एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करो तो. बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमारे पास डिफाइनिंग फीचर होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, ना कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इज़ इट क्लियर? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते. ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरह ही हम रखते हैं. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि द एंटायरली डिफाइनिंग फीचर बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. मैं आपको बता दूं तो कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जो मान लो पॉपुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम में मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलेगा, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफाइनिंग फीचर ना, डिफाइनिंग फीचर मतलब कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेगा. अगर वो फीचर उसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली लिविंग होगा. क्लियर? बट ग्रोथ में तो ऐसा नहीं है. ग्रोथ अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर ऑप्शन में होगा तो डेफिनेटली वो हमारे पास डिफाइनिंग फीचर बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. बट अगर सिंपली ग्रोथ इज़ गिवन तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे, हम उसको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरह कंसीडर करेंगे. राइट? सेम वे रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर. वाई? बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट वो. ठीक है? तो ये हमारे पास डिफाइनिंग फीचर कैसे हो सकता है? राइट? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. यहाँ पे प्रोजेनी का प्रोडक्शन जो होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कुछ लेस और मोर सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से. एंड इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. फंजाई जो होंगे आगे हम पढ़ेंगे फर्दर इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि फंजाई जो होता है वो ग्रो करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स ऑफ स्पोर्स. ठीक है? एसेक्सुअल स्पोर्स इनके में बहुत सारे बनते हैं. एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बसीडियोस्पोर्स बनते हैं. क्लियर?
लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि यीस्ट हो गए, यही फंजाई ही है, यीस्ट भी, हाइड्रा जो है ये एक बहुत इनवर्टिब्रेट है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। प्लेनेरिया एक प्लेटिहेलमिन्थिस है जिसको हम फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं बिकॉज इसकी बॉडी थोड़ी फ्लैट सी होती है। यहाँ पे हमारे पास ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है इन द सेंस कि यहाँ पे रीजनरेशन पूरी की पूरी हो सकती है। अगर हेड कटा हुआ है, हमारे पास सिर्फ हेड पीस है, तो उससे पूरी बॉडी एंड टेल सारा रीडेवलप कर जाता है, ठीक है। एक फ्रेगमेंट जो होगा वो रीजनरेट कर देगा लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन जाता है, क्लियर। फंजाई जो होते हैं वो बड से फंजाई जो होते हैं वो हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्स से भी ग्रो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। एंड फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं, फिलामेंटस एल्गी की जब हम बातें करते हैं उनके में भी फ्रेगमेंटेशन होती है। देन प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, वहाँ पे सेकेंडरी बड में की फ्रेगमेंटेशन से अगेन यहाँ पे क्या होने लग जाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा की बात करें तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो सिनोनिमस होता है विद ग्रोथ। अगर आपकी ग्रोथ होती जा रही है तो साइमल्टेनियसली आप रिप्रोड्यूस भी करते जाओगे, वो डिवाइड कर जाएगा इनटू द टू, विच मीन्स कि ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गई। बट ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है, मल्टीसेलुलर के केस में नहीं होता, राइट। ग्रोथ इक्विवेलेंट होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल या मास, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अबाउट द यूसेज ऑफ टू टर्म्स, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते हैं। क्यों? जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये नहीं करते हैं रिप्रोड्यूस, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अब नहीं है, राइट। इसलिए इसको हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरह रखते हैं। Hence, reproduction cannot be an all-inclusive defining feature of all the living organism. ये defining feature नहीं होता है बिकॉज ऑफ कोर्स कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्लियर। Another characteristic of life but defining feature of a living organism is metabolism. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक अब तक हम कर रहे थे, बट मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेंस में अगर हम विद रिस्पेक्ट में बात करें तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, राइट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, डेफिनेटली हम बने ही किस चीज़ से, केमिकल से। केमिकल कॉम्पोजिशन हमारा हम बायोमॉलिक्यूल्स में देखते हैं, राइट। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेज, साइजेज, फंक्शंस एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे होते हैं। अब वो भले ही यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, सारे के सारे जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको अगर एडअप करो आप तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम, एक जनरल सा टर्म, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कैसे शो कर सकता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। अगर एक स्टेटमेंट आए कि इसको हम आउटसाइड कर सकते हैं बॉडी, येस डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट वो रिएक्शन जो होगी वो डेफिनेटली लिविंग होगी, बट इट विल बी नॉन लिविंग थिंग, क्लियर। एंड अगर टेस्ट ट्यूब में करोगे तो ये नीदर लिविंग होगी नॉट नॉन लिविंग, बट मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो जो होते हैं, एज आई सेड, दोज आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस तो वो हैं ही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर बन जाता है सारे लाइफ फॉर्म्स का। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सारे का क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। इसको PCB से वी कैन मेमोराइज। वी सेंस द एनवायरनमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स, हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू से अपने पूरे एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे, एंड प्लांट्स इवन सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों को, राइट। डेफिनेटली इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट येस दे डू रिस्पॉन्ड टू दैट, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्लियर। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स से लेकर के यूकैरियोट्स जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, इवन उन तक
दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज़, जो भी एनवायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं उनको वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। फोटो पीरियड जो होता है मतलब द ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजनली ब्रीड करते हैं, मतलब वो थ्रू आउट ब्रीडिंग नहीं करते, उनके में वो प्लांट हो या एनिमल हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों को ही इम्पैक्ट करता है फोटो पीरियडिज्म, मतलब कि द ड्यूरेशन ऑफ लाइट बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल्स एंटरिंग दियर बॉडीज़, डेफिनेटली हम हैंडल करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म देयरफॉर अवेयर होते हैं ऑफ दियर सराउंडिंग्स, सारे अपने सराउंडिंग्स के अवेयर होते हैं। बट ह्यूमन्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमन्स, नॉट ऑल मैमल्स, इवन ह्यूमन्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्शियस होते हैं अबाउट इवन देम सेल्फ, तो दे आर अवेयर ऑफ दम सेल्फ, मतलब उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये सारे मैमल्स के पास भी नहीं होती। दिस इज़ जस्ट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्लियर। सो कॉन्शियसनेस जो होती है वो अगेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। हमने पहले क्या देखा, ग्रोथ, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो जनरलाइज्ड वे में अगर आप कहो तो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर आएगा तो डेफिनेटली वो डिफाइनिंग फीचर है। सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस नहीं करते, तो अगेन ये हमारे पास डिफाइनिंग फीचर नहीं रह गया, ठीक है। अब थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म या तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा एंड किसी भी नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर। एंड द फोर्थ वन दैट वी हैव इज़ कॉन्शियसनेस, क्लियर। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, इधर प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, कोई भी हो, क्लियर। तो ये हमने 4 फीचर्स देख लिए हैं अपने पास, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स की जब बात आती है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्या बताना, लिविंग स्टेट को डिफाइन कर पाना, राइट। बिकॉज पेशेंट्स जो कोमा में होता है वो उनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, दे आर ब्रेन डेड। सो यहाँ पे आप कह सकते हो दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, क्लियर। अब सारे लिविंग फिनोमेना जो हम देखते हैं दे आर बिकॉज ऑफ अंडरलाइनिंग इंटरेक्शंस। जैसे कि अगर आप टिश्यूज़ की बात करो, सो टिश्यूज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू एज ऑल ऑफ अ सडन नहीं अराइज होती, बिकॉज ऑफ सेल के कंपोनेंट्स जो है ना, कंस्टिट्यूएंट्स, वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में एंड देयरफॉर एक प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू डेवलप होकर आती है हमारे पास। सिमिलर वे में हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज, वो बहुत सारी कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट नहीं होगा उसका कोई चीज़, बट वो प्रॉपर्टीज़ जो होंगे ना वो इंटरैक्ट करेंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तब जा करके बाहर बन करके एक आती है, ठीक है। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़े और हायर लेवल पे जाते जाओ तो एक नई प्रॉपर्टी ही इमर्ज होकर आ जाती है। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। सारे लेवल्स पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लोअर लेवल से हायर लेवल्स पर अगर आप मूव करते जाओ तो वो इंटरेक्शंस जो होंगे वो कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डेफिनेटली सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स जो कैपेबल होते हैं अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, बिकॉज दे आर कॉन्शियस, राइट। बायोलॉजी जो होती है ये इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, राइट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट वेरिंग डिग्री तक। वही डीएनए जो होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होता है लोगों में, बाकी तो 99.9% सिमिलर ही होता है। सो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल और ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली प्लांट एनिमल्स आ गए हमारे पास, एंड बाकी के वायरसेस, ये सारी चीज़ें जो अगर आप देखते हो वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज़ विच आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज़ बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। रिमेंबर गाइज इट इज़ मिलियन नॉट बिलियंस, ठीक है। वो आएगा तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 17 लाख से लेकर के 18 लाख स्पीशीज़ हमारे पास आइडेंटिफाइड है येट। एंड व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। वही डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। अगर हम किसी प्लांट और एनिमल की बात करें तो अपने एरिया में अपने अपने लोकल नेम से वो जाना जाता है, और ये लोकल नेम्स वेरी करेंगे ऑब्वियसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विद इन अ कंट्री डेफिनेटली वेरी करेगा। जैसे इंडिया की बात करें तो अगर एक स्टेट में आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में जाओगे, साउथ में जाओगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम हो सकता है, लोकल नेम्स हो सकते हैं, राइट। बट इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एंड अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत डेफिनेटली बहुत क्योस हो जाएगा,
राइट। इसीलिए देयर इज़ द नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? एक पर्टिकुलर नेम से ही एक ऑर्गेनिज्म फेमस हो, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मेन मोटिव ऑफ नोमेनक्लेचर। And nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know what the organism name is attached to। इसका मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, राइट, उसके फीचर्स क्या हैं, वो पता होने के बाद हम पर्टिकुलर एक नेम डिसाइड करते हैं ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के लिए बहुत सारे प्लांट्स नए नए हमें साइंटिस्ट को एवरीडे डिस्कवर होते रहते हैं, राइट, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका नोमेनक्लेचर पर्टिकुलर करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, दैट इज़ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर? एंड एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट के पास क्या है, ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों फुल फॉर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव कम मल्टीपल्स टाइम। क्लियर? बाकी द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, राइट। हर ऑर्गेनिज्म का यही तो हमारा मोटिव था नोमेनक्लेचर का। क्लियर? कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। मतलब अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि ये ऐसा है वैसा है, तो लोगों को याद आ जाना चाहिए, येस दैट इज़ द लायन वी आर टॉकिंग अबाउट। इज़ इट क्लियर? तो लायन हमने एक कॉमन नेम रख रखा है, इसलिए वो हमारे दिमाग में तुरंत इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। Definitely एक यूनिक नेम उनको सर्च करना होगा एंड रखना पड़ता है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organism। अब उनका भी कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नोमेनक्लेचर करते टाइम। Each name has two components. First is the generic name, second is the specific epithet। Specific epithet को ही species भी कहते हैं, ये याद रखना है। generic name को ही हम genus भी कह सकते हैं। This system of providing a name with two component, that is binomial nomenclature। Bi means two, ठीक है, binomial दो नेम वाला nomenclature। ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका नाम बहुत बार अब आगे रिपीट होने वाला थ्रू आउट योर 11th क्लास बायोलॉजी। इस बिगिनिंग के तो 2-3 चैप्टर्स में लगातार ही है, ठीक है। तो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें 2 वर्ड फॉर्मेट था नोमेनक्लेचर का। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पूरी NCERT में मैंगो के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे इन्होंने ब्रेकअप करके एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैंजीफेरा स्टैंड्स फॉर द जीनस एंड द सेकेंड इंडिका पार्ट जो है वो स्टैंड करता है स्पेसिफिक एपिथेट के लिए। इज इट क्लियर? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। लैटिन में ही हमारे सारे बायोलॉजिकल नेम्स होंगे बिकॉज लैटिन जो होती है वो एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें ही हम सारे बायोलॉजिकल नेम्स को रखेंगे, बट उसको राइट करेंगे हम इटैलिक्स के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे दिख सकता है आपको। क्लियर? और इनको हमेशा ही कहीं से भी आप ऑरिजिन इनका कहीं से भी हो, कहीं भी आप नाम रख रहे हो, बट उसको लैटिनाइज करोगे, लैटिन में ही उसका नाम होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ देयर ऑरिजिन्स। इज इट क्लियर? फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, जीनस को। सेकंड जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। इज इट क्लियर गाइज? बोथ दी वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। इन केस मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो इटैलिक्स में मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, इन जस्ट लाइक द वे मैं राइट करती हूँ, दिस इज़ अ इटैलिक्स, ठीक है। और ऐसे ही आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंडिकेट दियर लैटिन ऑरिजिन। ये कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको ओबे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नेम अ ऑर्गेनिज्म। The first word denotes the genus. It starts with a capital letter. First हमेशा सिर्फ कैपिटल से शुरू होगा, and the specific name जो है स्पीशीज़ का नेम है वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है, ठीक है। अब ऑथर साइटेशन जैसी एक चीज़ आती है जिसमें नेम हम डालते हैं ऑथर का। ऑथर यहाँ पे कोई बुक नहीं लिखी जा रही, बट ऑथर इन द सेंस कि उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था और उसका नाम उन्होंने रखा है, ठीक है। So name of author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form। Means पूरा नाम आप नहीं लिखेंगे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिनियस नहीं लिखा जाता, मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे एब्रीवेट कर दिया गया है, एंड रोमन में लिन को लिखा जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लिनियस। मतलब इन्होंने मैंगो की इस स्पीशीज़ को पहली बार ढूंढा था, राइट। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, definitely it is impossible because we have got lots and lots of biodiversity,
This process is and therefore it is necessary to devise some means to make this possible, and इसके लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन है जिससे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ें और उसके अंडर जो हमारे पास कॉमन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो हम स्टडी कर पाए एट अ टाइम, बहुत सारे को, ठीक है. So classification is basically a process by which anything is grouped into convenient categories. आप particular छोटी छोटी categories बनाओगे, right, based on some easily observable characters, right. वो आपका मेन हमारे पास टॉपिक बन जाएगा, उसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करते जाओगे. Like the scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate the categories at various different levels. जैसे plant एक taxa है, wheat is also taxa, right. Animals, mammals, dogs भी बहुत सारे taxa at different levels. Hence, based on the characteristics, all the living organisms can be classified into different taxa. Right? आपकी characteristic के basis पे, मतलब आपकी characters के basis पे classification होता है. This process of classification is called as taxonomy. External and internal structures, along with the structure of the cell, developmental process, ecological information of organism are essential, right? And basis है हमारे taxonomic classifications के. Characterization, identification, classification, nomenclature are the processes which are basic to taxonomy. अगर आपको किसी चीज़ की study करनी है, then you need to have the characterization, identification, its classification, and then the nomenclature, right? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस जो होते थे वो कहाँ पे बेस्ड होते थे, यूजेस एंड डिसयूजेस के ऊपर, ठीक है. मतलब कि पहले कोई साइंटिफिक अप्रोच उतनी नहीं थी तो लोग डेफिनेटली कैसे क्लासीफाई करते थे, जो यूज़ है, अगर कॉमन यूज़ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको एक साथ प्लेस कर देते, डिफरेंट यूज़ वाले थे तो उनको डिफरेंटली प्लेस करते थे. इज इट क्लियर? सो बट इट वॉज ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं. बट अगर हम अभी की बात करें तो वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट देयर डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी हम जानना चाहते हैं एंड उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं. सो ब्रांच ऑफ स्टडी was referred to as systematics, and the systematics is derived from the Latin word. Throughout your 11th 12th biology you have to just memorize one thing कि एक ही हमारे पास टर्म है जो लैटिन से डिराइव्ड है, बाकी सारे ग्रीक से डिराइव्ड होते हैं. सो लैटिन से डिराइव्ड हमारे पास सिस्टमैटिक्स है, जिसका मतलब क्या, कहाँ से आया ये टर्म, सिस्टमा से, विच मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इज इट क्लियर? लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे यूज़ किया था अपनी पब्लिकेशन के टाइटल के लिए, राइट. एंड सिस्टमेटिक का बाद में स्कोप लार्ज किया गया था इन ऑर्डर टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एज इट्स पार्ट. इज इट क्लियर? सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिनको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं, ठीक है. Taxonomic categories. The classification is not a single step process. Obviously it is not a single step process, it is a very long process, right, and it involves hierarchy of steps in which each step represents the rank or a category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, taxonomic category कहेंगे, एक particular category को taxonomic category कहेंगे, and ये सारे मिलकर के constitute करते हैं हमारे taxonomic hierarchy को. hierarchy मतलब क्या होता है, एक step wise से arrangement से. Each category is referred as the unit of classification, and ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कॉमनली टैक्सा कहते हैं. हर एक कैटेगरी जो होती है वो एक टैक्सा होता है, ठीक है. और सिंगुलर अगर आप कहो तो इट इज़ टैक्सॉन, प्लूरल इज टैक्सा. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स द रैंक, मतलब हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो रैंक को डिनोट करते हैं एंड टैक्सा को डिनोट करते हैं. ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एक हमने कैटेगरी ली, अगली कैटेगरी ली, तो ये यूनिट है ना, एक मोस्ट हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हो गई. देन वो रिपीट कर करके हमारे पास क्लासिफिकेशन पूरा बन रहा है, हायरार्की बन रही. द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, दे आर नॉट मियरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ सकता है, राइट. Taxonomical studies of all the living organisms, of all the known organisms, have led to the development of common categories such as the kingdom, phylum or division for the plants, class, order, family, genus and species. All the organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest categories. सो बेसिकली हम यहाँ पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ की अब बात करेंगे कि टॉप मोस्ट हमारे पास किंगडम आता है, सेकेंड हमारे पास फाइलम या तो डिवीजन आता है. डिवीजन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो डिवीजन टर्म हम यूज़ करते हैं. एंड ऐसे कर करके हमारे पास स्पीशीज़ एट द लोएस्ट आ जाते हैं. अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो, एनिमल्स की बात कर रहे हो, स्पीशीज़ लोएस्ट हैं, लोएस्ट टैक्सॉन में आते हैं, ठीक है. द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपको उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, राइट. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई the similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well
एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट एंड द लोअर मोस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीशीज़ होती है। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as the species. अब species जो होते हैं ये just group of organism होंगे जो आपस में interbreed कर पाएंगे सक्सेसफुली, राइट। एंड इनके में fundamental similarities सबसे ज़्यादा होती हैं। One should be able to recognize and differentiate between one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. हमें एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से भी आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। वेरी सिंपल, आपको मॉर्फोलॉजी देख करके, एक्सटर्नली देख करके आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे उसको, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम जिसको हम पोटैटो कहेंगे, एंड पैंथेरा लियो विच इज़ अ लायन, ठीक है। सो ऑल द थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो, यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड कॉम्पोनेंट है इनके नेम का ना, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? एंड द फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज मैंजिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, जीनस को, विच इज़ अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी। Each genus may have more than one species representing different organisms but having the morphological similarities. जैसे कि अगर आप बात करो पैंथेरा की, तो ये यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, इज इट क्लियर। और सोलेनम में सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मिलोंजिना, ये अलग अलग हमारे पास स्पीशीज़ हो गए। इनके में हमारे पास थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। सो हमारे लिए साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। अब हमारे पास जो सेकेंड हायर कैटेगरी आती है दैट इज़ जीनस। स्पीशीज़ के बाद सेकेंड हायर ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या है, जीनस, राइट। जीनस इज कंप्राइजेज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एंड कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। तो अगर हम एक जीनस की बात करें, जैसे पैंथेरा और दूसरा जीनस लेते हैं सोलेनम, ठीक है। तो अब पैंथेरा में वो स्पीशीज़ होंगे जो ज़्यादा आपस में रिलेटेड होंगे, एंड सोलेनम में वो स्पीशीज़ होंगे जो आपस में ज़्यादा रिलेटेड होंगे। इज इट क्लियर? जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। सो देखो, स्पीशीज़ जो थे वो इंडिविजुअल्स के एग्रीगेट थे, जीनस जो है वो स्पीशीज़ के एग्रीगेट्स होंगे अब, ठीक है। जैसे पोटैटो जो है, ब्रिंजल जो है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बट सेम जीनस सोलेनम को बिलोंग करते हैं। वही एक जीनस के पास मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आपको जीनस फेलिस याद करना है कैट्स के लिए, एंड कैनिस याद रखना है डॉग्स के लिए। ये बहुत कन्फ्यूजिव है। फेलिस, एफ फॉर फॉल, एफ फॉर फेलिस ऐसे याद रख सकते हैं। कैट्स आर नोन फॉर फेमस फॉर फॉलिंग डाउन एंड लिविंग द लाइफ। सो फेलिस हमारे पास कैट्स का जीनस होता है एंड कैनिस डॉग्स का होता है। नेक्स्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी इज़ फैमिली। सो फैमिली अगेन यहाँ पे ग्रुप ऑफ जेनरा होगा जिसमें थोड़े और कम कैरेक्टर्स हो जाएंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें इंडिविजुअल्स के बीच में देखने को मिलेंगे स्पीशीज़ के लेवल्स पे। इज इट क्लियर? And families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. This is very important. यहाँ पे vegetative features भी हम देखते हैं, reproductive features भी plant का देखेंगे। सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये जो है ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी कंसीडर किया गया है सेम फैमिली में प्लेस करने के लिए। इज़ इट क्लियर? एनिमल्स की बात करें तो जीनस पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, एंड जीनस फेलिस जिसमें कैट्स हैं, वो फेलिडी में इंक्लूड करे गए हैं। फेलिडी एक क्या है, फैमिली के एंड में ए ई आता है, ठीक है। जैसे सोलेनेसी आ गया, एंड देन फेलिडी, यहाँ पे ए ई आ गया। इज इट क्लियर? एंड कैनिडी फॉर द डॉग्स, फैमिली ऑफ द डॉग्स। नाउ द नेक्स्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी, हायर कैटेगरी इज ऑर्डर। सो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि स्पीशीज़ के बाद क्या आता है, जीनस, जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ऑर्डर में हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज़ होंगे जिनमें थोड़े और कम कैरेक्टर्स क्या होंगे, इन कॉमन होंगे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? लाइक द प्लांट फैमिलीज कॉन्वेलेसी एंड सोलेनेसी, ये दो एक डिफरेंट फैमिलीज़ है, ये एक साथ अब हम ऑर्डर में प्लेस करेंगे इन द पॉलीमोनियल्स ऑर्डर, जो बेसिकली फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा। एनिमल्स की बात करें तो ऑर्डर कार्निवोरा जो है, इसमें फैमिलीज़ लाइक फेलिडी एंड कैनिडी इंक्लूड होंगे। नाउ द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज़ क्लास। तो क्लास में अब बेसिकली हमारे पास एग्रीगेट ऑफ क्या होगा, ऑर्डर, जिसकी ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं, ये क्लास में रखे गए हैं मेमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा में हमारे पास वही कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स आते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑर्डर जैसे कि कार्निवोरा, प्राइमेटा, इनको हमने साथ में मेमेलिया क्लास में डाल दिया। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज़ फाइलम, एंड इसके लिए हम डिवीजन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी लिए टर्म, अगर प्लांट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइलम में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि फिशेस का फाइलम होता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स का होता है, अलॉन्ग विद मैमल्स, ठीक है। इनको हम, इन क्लासेस को हम फाइलम में प्लेस करते हैं एक पर्टिकुलर फाइलम में, जैसे कि कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हो जाते हैं, ये दोनों फाइलम्स है, राइट। ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड द डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, क्लियर। अगर ये प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स हैं, अगर एब्सेंट है तो वी विल टेक देम इनटू द फाइलम नॉन कॉर्डेट्स, क्लियर। नाउ द टॉप मोस्ट हायर कैटेगरी इज़ द किंगडम। किंगडम में हमारे पास एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम आते हैं, जिसमें एनिमेलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें ग्रुप ऑफ फाइलम्स होंगे, कॉर्डेट्स हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, वो सारे एनिमेलिया में आ जाएंगे, इज इट क्लियर। और प्लांट्स में हमारे पास प्लांटे आ जाएंगे, राइट। तो ये कैटेगरी का सीक्वेंस है। स्पीशीज़ लोअर मोस्ट होते हैं, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड देन द किंगडम। स्पीशीज़ जो होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी आपको, राइट। एंड यहाँ पे यहाँ से जितना ज़्यादा आप जाओगे आगे, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप of different taxa at the same level, right? But lower the taxa, more are the characteristics which will be common. Getting my point? And the last but not the least is this table. It is ultra important table, जिसमें आपको मैन का तो डेफिनेटली याद रखना है। बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, होमो इज़ द जीनस, फैमिली इज़ द होमिनिडी, ऑर्डर इज़ प्राइमेटा, क्लास इज़ मेमेलिया, एंड फाइलम ऑब्वियसली वी आर कॉर्डेट्स, राइट। हाउस फ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका उसका बायोलॉजिकल नेम हो जाता है, म्यूसिडी उसकी मस्का यहाँ पे अगेन जीनस हो जाएगा, फैमिली विल बी म्यूसिडी, ऑर्डर विल बी डिप्टेरा, एंड क्लास इसकी क्या हो जाएगी, इंसेक्टा हो जाएगी, एंड देन द फाइलम विल बी आर्थ्रोपोड्स, है ना, जो एक नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। देन व्हेन यू टॉक अबाउट मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इसका जीनस है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द फैमिली, यहाँ पे इसकी सेपिंडल एनाकार्डियेसी फैमिली हो जाती है, ऑर्डर सेपिंडल्स हो जाएगा, क्लास डाइकॉट हो जाएगा, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द डिवीजन, ये एंजियोस्पर्म है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीट ट्रिटिकम मैस्टिवम, और इसका ट्रिटिकम जो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। हियर द फैमिली इज़ पोआसी, एंड इसका ऑर्डर क्या है, पोअल्स। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लास, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में सारे सीरियल्स आते हैं, जैसे कि वीट, मेज, राइस, ये सारे। एंड देन द डिवीजन इज द एंजियोस्पर्म, ऑब्वियसली ये एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ल्ड। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट. Do let me know in the comment section how you liked it. Thank you so much.